Hey medical students, welcome to this Medical World Explainer। आज हम एकदम सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करेंगे रोमैटिक फीवर को। हम माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी से लेकर क्लिनिकल साइंस तक हर वो छोटी डिटेल कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सीरियसली हाई यील्ड हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के इस टॉपिक को समझते हैं, सो गेट योर नोटबुक्स रेडी। Alright, so यहाँ हमारा रोड मैप है। We've got 6 parts today: definition and risk factors, etiopathogenesis, signs and clinical symptoms, diagnosis using Jones criteria, complications, और finally, treatment and prevention. Let's get into it. Okay, moving on to part 1, definition and risk factors. So acute rheumatic fever की exact definition याद रखना आपके लिए absolutely crucial है। Basically ये एक delayed autoimmune inflammatory response है। और ये कब होता है? एक अनट्रीटेड ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकॉकस थ्रोट इन्फेक्शन के ठीक बाद। ध्यान दीजिए, यहाँ ऑटो इम्यून वर्ड लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब बैक्टीरिया खुद डायरेक्टली आपके हार्ट पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि इन्फेक्शन के वीक्स बाद हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर हार्ट को डैमेज करने लगता है। क्रेजी राइट? अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो पीक एज ग्रुप फॉर श्योर 5 से 15 साल के बच्चे हैं। एग्जाम्स में ये हाईली टेस्टेड डेमोग्राफिक है, सो मार्क इट डाउन। इन्वायरमेंटली देखा जाए तो इट्स स्ट्रांगली लिंक टू ओवरक्राउडिंग, पुअर हाइजीन और डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सिर्फ 3 से 5% जेनेटिकली ससेप्टेबल लोगों में ही ये स्ट्रेप इन्फेक्शन के बाद एक्चुअली डेवलप होता है। Alright, next up is part 2, etiopathogenesis of rheumatic fever. अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम इटियोपैथोजेनेसिस के एग्जैक्ट स्टेप्स देखने वाले हैं। स्टेप 1, पेशेंट को ग्रुप ए स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन होता है। सिंपल इनफ। स्टेप 2, हमारा इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया के एम प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। लेकिन स्टेप 3 में आती है असली प्रॉब्लम। कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज की वजह से ये एंटीबॉडीज एक्चुअली कंफ्यूज हो जाती हैं और हमारे हेल्दी ह्यूमन टिश्यू के साथ क्रॉस रिएक्ट करने लगती हैं। यू शुड प्रोबेबली टेक अ सेकंड टू राइट दिस मैकेनिज्म डाउन। इस पूरे मैकेनिज्म को हम मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? एक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। गाइज, इसको अपने नोट्स में डबल अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक गारंटीड एमसीक्यू पॉइंट है। होता क्या है कि बैक्टीरियल एम प्रोटीन और हमारा ह्यूमन कार्डियक मायोसिन एकदम आइडेंटिकल दिखते हैं, इसलिए एंटीबॉडीज इफेक्टिवली अपने ही हार्ट सेल्स पर अटैक कर देती हैं। Moving right along, part 3, signs and clinical symptoms. मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को याद रखने के लिए हमेशा ये क्लासिक जोन्स निमोनिक यूज करें। इट्स अ लाइफ सेवर। जे इज फॉर जॉइंट्स यानी माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। ओ को इमेजिन कीजिए एज अ हार्ट शेप, तो वो हो गया कार्डाइटिस। एन स्टैंड्स फॉर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ई इज फॉर एरिथेमा मार्जिनाटम, जो कि एक बहुत स्पेसिफिक स्किन रैश होता है। और लास्ट में एस फॉर साइडेनहेम कोरिया, जिसमें पेशेंट को इन्वॉलंटरी जर्की न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ पर एक मेजर टाइमलाइन डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जामिनर्स लिटरली इस क्वेश्चन को प्यार करते हैं। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस आपका सबसे अर्ली प्रेजेंटेशन है। ये एक लार्ज जॉइंट से दूसरे पर जंप करता है। ऑन द फ्लिप साइड, सिडेनम कोरिया के जर्की मूवमेंट्स एक लेट साइन है। ये इन्फेक्शन के महीनों बाद मैनिफेस्ट होते हैं। सो रिमेंबर, ये दोनों यूजुअली एक साथ नहीं दिखते। सो रोमैटिक फीवर बेसिकली पैनकार्डाइटिस कॉज करता है। इसका मतलब हार्ट की तीनों लेयर्स की सिवियर इन्फ्लेमेशन। आपको ये पैथोलॉजी बज़वर्ड्स बिल्कुल याद होने चाहिए। पेरिकार्डियम में आपको एक फिब्रिनस ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस मिलता है। मायोकार्डियम में पैथोग्नोमोनिक ग्रैनुलोमास मिलते हैं, इन्हें हम एश ऑफ बॉडीज कहते हैं। और एंडोकार्डियम की बात करें तो वैल्व्स की क्लोजर लाइंस पर स्टेराइल वेजिटेशंस बनते हैं, along with macellum plaques in the left atrium. Very high yield stuff here. Okay, let's look at part 4, diagnosis using Jones criteria. डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम फॉर्मल रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। इसका एक सिंपल गोल्डन फॉर्मूला है। फर्स्ट, आपको प्रायर स्ट्रेप इन्फेक्शन का सॉलिड एविडेंस चाहिए। उसके बाद प्लस या तो 2 मेजर क्राइटेरिया और 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरिया प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला परफेक्टली मीट होता है तो रूमेटिक फीवर ऑफिशियली डायग्नोज हो जाता है। मेजर जोन्स क्राइटेरिया तो हमने कवर कर लिए, पर माइनर क्राइटेरिया क्या है? वेल, ये है फीवर, स्पेसिफिकली मोर देन 38.5 डिग्रीज। पॉलीआर्थराल्जिया यानी जॉइंट पेन बट बिना एक्टिव स्वेलिंग के। फिर आते हैं एलिवेटेड सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे ESR या CRP। और लास्टली ECG पर प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। अब आप सोच रहे होंगे प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी एश ऑफ बॉडीज जिनकी हमने पहले बात की, वो हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम के साथ फिजिकली इंटरफियर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक रीसेंट स्ट्रेप इन्फेक्शन के लैबोरेटरी प्रूफ के बिना ये पूरी डायग्नोसिस कंप्लीटली फेल हो जाती है।
क्योंकि एक्चुअल थ्रोट इन्फेक्शन तो वीक्स पहले हुआ था, राइट? सो थ्रोट कल्चर्स अक्सर नेगेटिव आते हैं। इसलिए हमें ब्लड में एलिवेटेड एंटीबॉडीज चेक करनी पड़ती हैं। सबसे कॉमनली हम एक हाई एंटी स्ट्रेप्टोलिसिन ओ या ASO टाइटर ढूंढते हैं। Next up is Part 5, Complications and Heart Disease. Here's another massive exam tip for you guys. Acute or chronic damage में एक बहुत distinct difference होता है। Acute rheumatic heart disease में inflamed mitral valves ठीक से close ही नहीं हो पाते, जिससे mitral regurgitation होता है। लेकिन chronic rheumatic heart disease में क्या होता है? Repeated scarring और immune attack से valve बुरी तरह calcify और stiff हो जाता है। इस condition को mitral stenosis कहते हैं और इसका classic नाम है fish mouth appearance। अगर इस क्रॉनिक र्यूमेटिक हार्ट डिजीज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए तो इसके डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स सच में फेटल हो सकते हैं। पेशेंट्स सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अल्टीमेटली उन सीवियरली डैमेज फिश माउथ वाल्व्स को ठीक करने के लिए पेशेंट को एक मेजर ओपन हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी से गुजरना पड़ता है। And finally, Part 6, Treatment and Prevention. Let's break down the specific pharmacological treatments. सबसे पहले बॉडी में बचे हुए लिंगरिंग बैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए हम पेनिसिलिन देते हैं, या अगर पेशेंट एलर्जिक है तो इरिथ्रोमाइसिन। आर्थराइटिस या फीवर के पेन को मैनेज करने के लिए एस्पिरिन या NSAIDs यूज होते हैं। अगर सीवियर कार्डियाइटिस है तो हार्ट इन्फ्लेमेशन को जल्दी कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड जरूरी हैं। और सिडेनहैम चोरिया के अनडिस्ट्रेसिंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को हैंडल करने के लिए हम वैल्प्रोइक एसिड या कार्बोमाज़ेपिन यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, सिर्फ एक्यूट फेज को ट्रीट करना काफ़ी नहीं है। मैनेजमेंट का सबसे एब्सोल्युटली क्रिटिकल पार्ट है सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। एक सिंगल फ्यूचर स्ट्रेप थ्रोट वापस से एक डिस्ट्रक्टिव ऑटोइम्यून अटैक ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए पेशेंट को हर 3 से 4 वीक्स में इंट्रामस्कुलर बेंजाथीन पेनिसिलिन G इंजेक्शन रेगुलरली लेना ही पड़ता है, नो एक्सेप्शंस। ये इंजेक्शंस आखिर कब तक लेने पड़ेंगे? ये कंप्लीटली हार्ट डैमेज की सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। अगर र्यूमेटिक फीवर विदाउट कार्डाइटिस था तो यूजुअली 5 इयर्स या 18 की एज तक चलेगा। माइल्ड से मॉडरेट र्यूमेटिक हार्ट डिजीज के केसेस में इट्स 10 इयर्स या 25 की एज तक। और अगर पेशेंट को सिवियर हार्ट डिजीज है या वाल्व सर्जरी हुई है तो सैडली ये इंजेक्शंस लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं। सो द बिग क्वेश्चन, क्या एक सिंपल सोर थ्रोट आपके हार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है? अगर उसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल कर सकता है। इसलिए अपने वाल्व्स को प्रोटेक्ट करें और स्टेप को अर्ली ट्रीट करें। मेडिकल स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपकी एग्जाम प्रेप बहुत ईजी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप्स के साथ शेयर करें और ऐसी हाई यील्ड कंटेंट के लिए मेडिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लस मेडिकल टर्म्स को ईजिली कैप्चर करने के लिए इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर लीजिए। और हाँ, मैंने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड नोट्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। प्लीज उन्हें अभी चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए। कीप स्टडिंग हार्ड एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।